तो इस लेक्चर में हम लोग थर्ड डेरिवेशन पढ़ेंगे अपने चैप्टर की, जो कि है रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। अब इस डेरिवेशन में हमें क्या करना है, इस डेरिवेशन में हमें लेंस फार्मूला निकालना है, नहीं, इस डेरिवेशन में हमें लेंस फार्मूला निकालना है, नहीं निकालना। इस डेरिवेशन से हमें ये पता चलेगा कि अगर कोई स्फेरिकल सरफेस है, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास ये क्या, एक स्फेरिकल सरफेस, ये वाली एक स्फेरिकल सरफेस है। इस स्फेरिकल सरफेस में क्या है स्पेशलिटी कि ये जो पूरा मीडियम है ना, ये ऐसे एक्सटेंड हो रखा है, हमने ड्रॉ नहीं करा। इसी वजह से जो इस वाला मीडियम है, जो एयर वाला मीडियम है जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, और जो ये दूसरा मीडियम है जिसके अंदर रिफ्रैक्शन हो रहा है, जिसके अंदर रिफ्रैक्शन हो रहा है, उसका क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। सो ये ऐसे एक्सटेंड हो रखा है अप टू इन्फिनिटी, तो हमने उसको ऐसे जनरल वे में ले लिया। अब क्या करेंगे, इसको हम आगे डेराइव करते हैं। तो डेरिवेशन में हमने पॉइंट्स एज ऑब्जेक्ट लिया क्योंकि हमने ये माना है कि ये बहुत बड़ा है, और दूसरी चीज़ हमने क्या माना, इसका कर्वेचर बहुत छोटा है। कर्वेचर छोटा होने का मतलब कि ये जो लेंथ है ना इसके बीच में, पी और ए के बीच में जो लेंथ है, तो जो पी ए लेंथ है हमारे पास, ये 0 के बराबर है, बहुत छोटी है। और ए क्या है, ए इज़ परपेंडिकुलर, ए एम क्या है, परपेंडिकुलर है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो एक तरह से आप ये मान सकते हो कि कर्वेचर और इस परपेंडिकुलर के बीच में जो डिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है यहाँ पे, पी ए वाला, ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले तो एक ट्राइंगल देखो आप, ओ एम पी या ओ एम ए, ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ओ एम ए, इस ट्राइंगल और हमें इमेज वाला ट्राइंगल आई एम ए, ये दो ट्राइंगल हम देख सकते हैं। फ़िलहाल हमें क्या करना है, इन दो ट्राइंगल्स के अंदर देखो, ये एंगल 1, ये एंगल 2, मैं मिटा देता हूँ बाकी एंगल्स, आसानी होगी समझने में आपको। एक हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस कर्व है, तो नॉर्मल कैसा बनेगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और नॉर्मल जब हमने परपेंडिकुलर बनाया है, तो ये जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है। एंड रिफ्रैक्शन के बाद देखो, नॉर्मल के साथ जहाँ पे रे जा रही है वो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये एंगल आई, ये एंगल आर। दूसरी चीज़ हमने देखी कि अगर हम नॉर्मल को एक्सटेंड कर दें प्रिंसिपल एक्सिस तक, तो ये कहाँ पे कट करता है, यहाँ पे कट करता है। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है कर्वेचर। हमने 10th क्लास में किया था, अगर हमारे पर एक सर्कुलर आर्क है और अगर इस सर्कुलर आर्क से हम कोई भी टेंजेंट जाती है, ठीक है, इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर अगर हम कभी कुछ ड्रॉ करेंगे तो वो हमेशा सेंटर से पास होगा। अब ये जो हमारे पास कर्वेचर है, ये भी कोई सर्कल से ही कटा हुआ है, तो ये सर्कल है। दूसरा परपेंडिकुलर, ये किसके है, टेंजेंट के, सर्कल के उस पॉइंट के परपेंडिकुलर है जो पॉइंट इस टेंजेंट के साथ टच हो रहा है। टेंजेंट किस पॉइंट पे टच करती है, सिर्फ एक पॉइंट पे, तो ये परपेंडिकुलर है सर्कल के साथ, यही यहाँ पे नॉर्मल का काम कर रहा है। तो ये पॉइंट कहाँ से होके जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस से, रेडियस ऑफ कर्वेचर से। तो उसी रेडियस ऑफ कर्वेचर को हमने यहाँ पे सी प्लॉट कर दिया। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, एज अ डायमीटर आप इसको मतलब एक तरह से लेट कर सकते हो कि ये एक ऐसे लाइन थी तो ये कहाँ कट करेगा, एक ऐसे लाइन थी तो ये कहाँ कट करेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। डन। अब यहाँ पे देखो, एक एंगल 1 है, एक एंगल 2 है, एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस और एक एंगल नंबर 3 हमारे पास। सबसे पहले इन तीनों एंगल्स का टैन निकालते हैं। टैन निकालेंगे तो एंगल 1 का टैन एंगल 1 इज इक्वल्स टू ए एम बाय ओ ए। अब इस ए एम बाय ओ ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए की जगह हर जगह पी लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने अभी भी बताया था कि ए एम इज इक्वल्स टू पी एम, और पी ए का जो डिफरेंस है वो लगभग 0 के बराबर, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से डायग्राम से आप देख सकते हो, टैन एंगल 2 कितना आएगा, टैन एंगल 2 आएगा ए एम पी एम बराबर है पी एम बाय पी सी, और टैन एंगल 3 आएगा पी एम बाय पी आई। तो ये तीन हमारे पास तीनों एंगल आ गए, टैन एंगल 2, टैन एंगल 3, टैन एंगल 1, ठीक है। अब हमारे पास एक ट्रिक लगाते हैं। ट्रिक क्या है कि हमने अभी माना कि लेंस बहुत बड़ा है और ये जो है इनके बीच का डिफरेंस बहुत छोटा है, इसी तरह जो एंगल्स है ना वो भी बहुत छोटे हैं।
क्योंकि हम लगभग बहुत छोटे पॉइंट साइज इमेज की बात कर रहे हैं, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो एंगल्स बहुत छोटे हैं सारे। तो हमने क्या मान लिया कि tan थीटा इज इक्वल्स टू थीटा। क्या माना? tan थीटा इज इक्वल्स टू थीटा। कैसे भाई? बिकॉज थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। थीटा बहुत छोटा है, इस वजह से tan थीटा थीटा के बराबर हो गया। तो tan एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 1, tan एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 2, tan एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 3। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा जी, इसके बाद क्या है, हमारे पास तीनों एंगल्स आ गए। अब देखो इधर इस ट्रायंगल में क्या है कि इस बड़े वाले ट्रायंगल में MOC, ये ट्रायंगल देखो बड़े वाला MOC। इस ट्रायंगल को देख के अगर मुझे एंगल I की वैल्यू बतानी हो तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से मैं क्या कहूँगा? एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। एम आई राइट? ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसी तरह इस छोटे वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, ICM। देखो ये छोटा सा ट्रायंगल है ICM। इस ट्रायंगल में क्या है, एंगल 2 किसके बराबर है? एंगल R प्लस एंगल 3 के। कारण वही एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एक साइड को एक्सटेंड कर दें तो दूसरी साइड के साथ जो एंगल बनेगा वो अपोजिट टू एंगल्स का सम के बराबर होगा। तो इसी वजह से एंगल R प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल I। तो यहाँ से मुझे एंगल I की भी वैल्यू मिल गई, यहाँ से मुझे एंगल R की भी वैल्यू मिल गई। डन। प्लस माइनस करके दिखाता हूँ। ये देखो एंगल I की वैल्यू क्या आई थी? एंगल 1 प्लस एंगल 2, और एंगल R की वैल्यू क्या आ जाएगी? एंगल 2 कितना था? एंगल R प्लस एंगल 3। तो एंगल R निकालना है तो 2 में से 3 को माइनस कर दो। एंगल 2 माइनस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल R। ये आ गया हमारे पास एंगल 2 माइनस एंगल 3। अब देखो जब हमारे पास इतना हो गया है तो अब हम क्या करेंगे? अब हमने क्या करा? स्नेल्स लॉ यूज़ कर दिया। स्नेल्स लॉ लगाने के बाद स्नेल्स लॉ क्या कहता है? N1 एंगल I, N1 साइन I इज इक्वल्स टू N2 साइन R। अब भाई जब सारे एंगल छोटे हैं तो I और R भी छोटे छोटे हैं, I और R भी छोटे छोटे हैं, तो साइन I किसके बराबर हो जाएगा? खाली I के बराबर हो जाएगा। ठीक है। जब साइन I के बराबर होगा तो फॉर्मूला कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? फॉर्मूला बन जाएगा N1 NI, मतलब ये जो बाहर है N1 इंटू I, क्योंकि साइन I इज इक्वल्स टू I है, इज इक्वल्स टू N2 इंटू R। ये फॉर्मूला आ गया मेरे पास। अब मैं इसका यूज़ करूँगा, I और R की वैल्यू रखूँगा। देखो साइन I इज इक्वल्स टू I, साइन R इज इक्वल्स टू R। I और R बहुत छोटे छोटे एंगल्स हैं। अब मैंने क्या करा? फॉर्मूला छोटा बन गया मेरे पास और I और R की मैंने वैल्यू रख दी। I कितना आया था? एंगल 1 प्लस एंगल 2, और एंगल 1 किसके बराबर था? ये देखो अभी निकाला हमने, एंगल 1, tan एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 1, और tan एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 2। तो एंगल 1 कितना है? PM बाय OP, और एंगल 2 कितना है? PM बाय PC। वही वैल्यू नीचे पुट कर दी, PM बाय OP और PM बाय PC। इसी तरह ये वाली वैल्यूज पुट कर दी। N1 N2 को एज इट इज़ रहने दिया। अब मैंने क्या करा? अब मैंने इन सारी PM OP PC PI इन सब की वैल्यू ऊपर से उठा ली। कैसे उठा ली भाई? क्या उठा लिया? क्या समझ नहीं आ रहा यार। देखते हैं। देखो OP क्या है? OP मेरे पास है U। डन। मेरे पास PC क्या है? PC मेरे पास है R, जिसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। मेरे पास PI क्या है? मेरे पास PI है V। डन। और मेरे पास रही बात AM की, तो उसकी ज़रूरत नहीं क्योंकि वो कट जाएगा। तो मेरे पास OP की वैल्यू क्या आई? U। OP की वैल्यू क्या आई है? U। देखते जाना, साइन नहीं लगा रहा हूँ अभी, बाद में साइन कन्वेंशन पुट कर देंगे। PC की वैल्यू आई है R, और मेरे पास PI की वैल्यू आई है, कितनी आई है? V। बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे? तो अब इन चीज़ों को यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, हर जगह इस एक्सप्रेशन में इसको पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या होगा? सबसे पहले तो चलो PM 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 हर जगह है, दिख रहा है मुझे ना, परेशान कर रहा है और इसकी मुझे वैल्यू भी नहीं पता। तो मैं क्या करूँगा? इनको पहले कट कर देते हैं। ठीक है। PM यहाँ से भी कॉमन निकाल लिया, इस साइड से भी PM कॉमन निकाल लिया, और फिर मैंने क्या कर दिया? कट कर दिया।
अब मेरे पास एक्सप्रेशन बन गया ये वाला। OP की वैल्यू कितनी थी, U, OP की वैल्यू क्या है, U पुट कर दी। PC की वैल्यू क्या है, R, वो भी रख दी। PC की वैल्यू R, PI की वैल्यू V, सब रख दिया। ये एक्सप्रेशन बन गया। अब इस एक्सप्रेशन में क्या करना है, साइन कन्वेंशन, जो भी आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन है उसमें क्या करना है, साइन कन्वेंशन। अब साइन कन्वेंशन लगा दिया तो क्या बन गया, R क्या था, पॉजिटिव, देखो ऊपर जाके वो वैल्यूज लिखते हैं, सबकी वैल्यू लिखते हैं। U क्या है, नेगेटिव, क्योंकि वो तो हमेशा ही नेगेटिव होगा। R क्या है, R है पॉजिटिव, क्योंकि R तो इस साइड है ना, इस वजह से पॉजिटिव। अच्छा जी, V क्या है, वो भी पॉजिटिव। तो इन तीनों की वैल्यू रखी मैंने, इन तीनों की वैल्यू रखी तो नीचे आ गए। जहाँ पे U था उसको पॉजिटिव रखा, एक सेकेंड, जहाँ पे U उसको पॉजिटिव, सॉरी गलती कर दी, U को नेगेटिव तो यहाँ पे माइनस का साइन आ गया, R पॉजिटिव तो कोई साइन चेंज नहीं। इसी तरह R यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे माइनस का साइन पहले से ही था, देख लो मैंने कुछ अपनी तरफ से नहीं किया है, पर प्लस था तो वो माइनस हो गया था U की वजह से, और यहाँ पहले से ही माइनस था, कोई साइन चेंज नहीं हुआ, V पॉजिटिव था इस वजह से। अब मैंने दोनों तरफ से N1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर दोनों तरफ N2 से मल्टीप्लाई कर दिया। R वाली टर्म्स को एक साइड ले आया, R वाली टर्म्स को एक साइड ले आया, बची हुई टर्म्स को उस साइड, और फिर मैंने R कॉमन निकाल लिया। अब ये मेरे पास क्या आया है, ये मेरे पास आ गए एक्सप्रेशंस। ठीक है, जब भी हमें किसी सरफेस का निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन का डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे। इसकी डेरिवेशन आती तो बहुत कम है, डेरिवेशन आपकी आएगी लेंस मेकर फॉर्मूला की, या फिर आएगी रिफ्लेक्शन के फॉर्मूले निकालने की। इसका हमें बेसिकली रिजल्ट याद रखना पड़ता है सबसे पहले। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब अगली डेरिवेशन है हमारी लेंस मेकर फॉर्मूला। अभी हमने क्या करा, एक सरफेस से निकाला है, लेंस मेकर फॉर्मूले के लिए हमें दोनों सरफेसेस से निकालना पड़ेगा। पहले एक सरफेस पे अप्लाई करेंगे, फिर दूसरी सरफेस पे यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप कहीं नोट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, रिफ्रैक्शन अगर पूरा लेंस देख रहे हैं हम, पूरे लेंस में एक ये सरफेस है, एक हमारे पास ऐसी कॉन्वेक्स सरफेस, कॉनकेव सरफेस, एक कॉन्वेक्स सरफेस, ये कॉनकेव सरफेस। एक ही लेंस में दोनों सरफेस हैं, बट होगा क्या, हम क्या करेंगे, एक बार इधर से लाइट रहा है, यहाँ पे कोई इमेज बना दी। अब हम क्या करेंगे, दूसरी को भी एज्यूम करा, तो इस लाइट को और थोड़ा बेंड कर दिया, यहाँ पे इमेज बना दी, ये फाइनल इमेज होगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग एक्सप्रेशन लिखा, उन दोनों को ऐड कर दिया, बन गया पूरा लेंस। बढ़िया। तो हम अब इसको आगे करना है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक सरफेस बनाई, जस्ट अ सेकेंड। सबसे पहले हमने एक सरफेस बनाई, इस एक सरफेस के ऊपर मैंने पूरा डायग्राम बना दिया। अब इस एक सरफेस का मैंने क्या करा, जो फॉर्मूला हमने उठाया था उसको हमने क्या करा, इस पे अप्लाई करा। तो जब हम फर्स्ट सरफेस पे इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये एक्सप्रेशन बनेगा, n2 माइनस n1 बाय r1 इज इक्वल्स टू n2 बाय pi डैश इज इक्वल्स टू n1 बाय OP मतलब ये देखो यहाँ पे pi डैश और OP, ये वाला O है। आई एम रियली सॉरी हेयर बिकॉज मार्क करना भूल गया हूँ, O डैश है ये O है। ओके गाइस, आगे चले। तो सेकेंड सरफेस पे अप्लाई करूँगा तो भी वही n2 बाई n1 सेम फॉर्मूला बनेगा, बस थोड़ी सी टर्म्स चेंज हो जाएंगी क्योंकि साइन कन्वेंशन लगेगा। साइन कन्वेंशन क्यों लगा भाई, साइन कन्वेंशन नहीं मतलब n2 माइनस n1 बाय r2 इज इक्वल्स टू n2 बाई pi डैश। pi डैश कहाँ पे है, ये देखो ये रहा pi डैश। अब हम किस सरफेस की बात कर रहे हैं, हम इस सरफेस की बात कर रहे हैं। इस सरफेस के लिए जो pi डैश है, ठीक है, अब प्लस n1 इंटू पी आई, आगे बढ़ते हैं। n1 इंटू पी आई, n1 इंटू पी आई पोल मतलब यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे n2 और n1 की पोजीशन चेंज हो गई ना,
अब ये सरफेस बन गया n2, ये सरफेस बन गया n1, इस वजह से जो फॉर्मूला है वो थोड़ा चेंज होगा। अब यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा है, ये वाला ऊपर वाला, दैट इज़ वाई। आगे चलते हैं। एक इक्वेशन को मैंने x नाम दिया, दूसरे को मैंने y नाम दिया। दोनों सरफेसेस से हमने इक्वेशन बना ली। दोनों सरफेसेस से इक्वेशन बनाने के बाद अब इन दोनों इक्वेशंस का हमने सम कर दिया। जब हम इन दोनों इक्वेशंस का सम करेंगे तो क्या होगा, जब हम इन दोनों इक्वेशंस का सम करेंगे तो ये हमारे पास ये जो टर्म है ये 2 टाइम्स आ जाएगी, n2 माइनस n1 बाय, नहीं 2 टाइम्स नहीं सॉरी, n2 माइनस n1 कॉमन आ जाएगा, 1/r1 प्लस 1/r2 आ जाएगा। और उस साइड में क्या आएगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। और ये जो चीज़ है हमारे पास n1/OP प्लस n1/PI, तो यहाँ पे हमारा ऐड हो जाएगा। सम किया तो n2 माइनस n1 1/r2 प्लस 1/r1 इज इक्वल्स टू n1 PI प्लस OP। अब आप लोगों में से कुछ को डाउट आ रहा होगा कि ऊपर तो जो हमारे पास था OP वो नेगेटिव में था, यहाँ पे देखो OP नेगेटिव में है, तो यहाँ पे अगर साइन चेंज नहीं करा तो फिर पॉजिटिव कैसे आ गया। तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया स्पेशल, यहाँ पे हमने सिर्फ साइन कन्वेंशन यूज़ किया। साइन कन्वेंशन क्या, OP और PI को एक बार देखते हैं। देखो ये हमारे पास है OP क्या है, नेगेटिव में जा रहा है, एंड PI कहाँ गया, यहाँ पे कहीं P है, PI, तो ये क्या है, पॉजिटिव में। तो अगर हमें साइन चेंज नहीं करना, PI पॉजिटिव और OP हमारा नेगेटिव है, तो जब नेगेटिव और नेगेटिव OP को दोबारा रखेंगे, मतलब OP का साइन कन्वेंशन डालेंगे, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। दैट इज़ वाई जब हमने ऐड करा तो वो पॉजिटिव हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमने एक लेट कर ली चीज़, ये हमारे पास आ गया था एक फाइनलाइज्ड फॉर्मूला। ये फॉर्मूला डिराइव हो चुका है, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया है। क्या फॉर्मूला है, n2 माइनस n1 इंटू में 1/r2 प्लस 1/r1 इज इक्वल्स टू n1 1/PI प्लस 1/OP। PI और OP की वैल्यू रख देंगे। PI और OP हैं क्या क्या, PI और OP हैं हमारे पास, OP हमारे पास U है और PI हमारे पास क्या है, V है। OP क्या है, U, PI I फाइनल इमेज है ना, दोनों सरफेसेस से होके आ रही है, दैट इज वाई ये क्या है, V है। तो दोनों की हम वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा फाइनल इक्वेशन। अब हमने क्या करा, हमने एक चीज़ लेट करी, हमने OP को क्या मान लिया, इन्फिनिटी, मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट रखा है वो कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पे। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे, इमेज बना दी फोकस पे। तो यही फॉर्मूला छोटा हो जाता है। छोटा कैसे हो जाता है, ये इन्फिनिटी हो जाता है 1/∞ इज इक्वल्स टू 0, और ये 1/f हो जाता है तो n1/f, तो ये इस चीज़ में डिराइव हो जाता है। अब इसमें क्या करा, n1 यहाँ था, इसको यहाँ ले आए डिवाइड करने के लिए, तो ये हो गया n2/n1 माइनस n1/n1 कितना होगा, 1। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला। अब यहाँ पे क्या करेंगे, n21 को और छोटा करके लिखना है ताकि फॉर्मल लगे। तो n2/n1 क्या होता है, n21 होता है, मतलब n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ये लिखने का मतलब है। तो ये बन गया, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला हो गया, साइन कन्वेंशन अप्लाई करके, एट्स ऑल फिनिश। ये थी लेंस मेकर फॉर्मूले की डेरिवेशन। अब पावर ऑफ लेंस क्या होता है, पावर ऑफ लेंस होता है 1/f इन मीटर। फोकल लेंथ को अगर मीटर में निकाल लो, उसका रेसिप्रोकेट कर दो, होगी आपकी पावर। पावर की डेफिनेशन लिखने को आए तो क्या बोलेंगे, पावर ऑफ अ लेंस इज द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफर्ड बाय अ लेंस। ओके गाइस, सो अगर आपको मेरी वीडियो समझ आए, पसंद आए तो उसको लाइक करना, और अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।